अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद किस्त नंबर 21। पिछले एपिसोड में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था साई, और जनाब सेठ ऑल उसके पास जाओ और सब कह दो जो है दिल में। आप परेशान हो, खुश हो, उदास हो, भूख लगी है, चोरी हो गई है, कुछ भी हो गया है, कुछ भी कहना है। हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे जोक्स पे कोई हंसता है या नहीं तो ये बात भी उसके सामने जाकर कह दो। और वो बंदा जो सोते हुए भी जिसको उठाकर बिठा दिया जाता है, बोर्ड उसके हाथ में थमा करके भाई हमारी बातें सुनो, और पेट हल्का किया जाता है उसके सामने। तो जनाब साई कैरेक्टर बड़े ही मजे का लग रहा है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ भी बल्कि हर इंसान की जिंदगी में ही एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसके सामने आप जाकर सब कह दो और आपके राज भी बाहर ना जाएं। यू नो, BBC वाली न्यूज़ जो है वो सब तक फैल जाती है, तो ऐसा तो भाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं ये नॉवेल से बाहर आपकी ज़िंदगी में अगर है तो ज़रूर बताइएगा, रेकमेंड कर दीजिएगा जिसके सामने जाकर सब कुछ कह दिया जाए। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आंटियों को मिल जाए ना, मोहल्ले की आंटियों को जिन्होंने बहुत बातें करनी होती हैं, तो भाई साई तो बेचारा रो धो के खुद ही भाग जाएगा यहाँ से, पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई आ गया। लेकिन खैर बैड लक है हमारी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई साई है नहीं। लेकिन देखते हैं कि नॉवेल में साई के क्या क्या कमालात हैं। और अब अमराहा पाकिस्तानी खातून पहुंच चुकी हैं, वैसे देखते हैं कि साई उसे बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोग भी साई ही हैं। घंटों में बोलती रहती हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अपना रोना नहीं रो रही होती, बल्कि किताब में जो लिखा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो चलें, आप लोगों को हम कह देते हैं साई वर्जन 2 कर लेते हैं। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और जानते हैं कि क्या होता है। अब अमराहा साई के पास 2-4 बार आ चुकी थी। एक बार जब उसे जॉब नहीं मिली थी, एक बार जब उसे आलियान नहीं मिल रहा था, और अब गौरल वाले वाकये के बाद वो फिर से उसके पास रोने के लिए आ गई थी। लेकिन उसके आने से पहले एक हिंदुस्तानी लड़का जिसका नाम होता है रामा, वो पहले से ही बैठा होता है। वो उसे देखते ही जाने लगी तो रामा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया, और वो हाथों को गोद में रखे और सर झुकाए ऐसे बैठा हुआ था जैसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं, हाँ, लेकिन यही सच है। और रामा साई को बता रहा था, वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है। हाँ, सिर्फ दोस्ती। वैसे तो वो मुझसे 1 साल सीनियर है, ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, और फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उसने कहा कि मैं फ्रांस आ सकता हूँ उससे मिलने। हाँ, मैं चला भी जाऊंगा उससे मिलने, 1 साल बाद ही जाऊंगा, और फिर शायद 5-6 साल बाद जाऊंगा, और फिर शायद 8-10 साल बाद। लेकिन फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और जाहिर है कि फिर मैं मर जाऊंगा, और जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। और शायद ही वो कभी आए उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने, मैंने उसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ। और साई देखो, वो तो अभी गई भी नहीं है, और मैं अभी से उसे बुरी तरह से याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है, और उसे देखकर भी अब मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, और फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम तो खो जाएंगे ना साई। और अमराहा गोद में हाथ रख के आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के रामा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर ही जाएगा। उसे रोक लो ना रामा। साई को मशवरे की इजाजत दी गई थी। रोक लेना इतना आसान नहीं है। वो फ्रेंच है, खानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सौतीली बहन है। उसकी माँ बैली डांसर रह चुकी है, और मेरा खानदान और मैं और मेरा कल्चर। कोई तरकीब निकाल लो ना, लेकिन रोक लो उसे। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम तो मर जाओगे रामा। इसलिए तुम जिंदा रहने के लिए कुछ करो। पर अमराहा यकटक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था, काफी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज साड़ी चोली में मलबूस नजर आती रही थी वो, और माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगा लेती थी वो।
मुन्ने से बालों को चोटी की सूरत गूंद के रखने की कोशिश भी करती थी वो। और जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, ऐसे तो हजारों किस्से मैनचेस्टर की धरती से शुरू होकर खत्म भी हो जाते हैं। और सिर्फ खुशकिस्मती तो होते हैं जो आहें और यादें नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ लेकर यहाँ से निकलते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों, समाजों, रिवायतों के हामिल स्टूडेंट्स का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनना और मोहब्बत में मुब्तला हो जाना, और फिर आखिर में क्या होता है? फुप्पी की बेटी से शादी। नहीं, रिवायात के नाम पर अलग हो जाना और फिर बुढ़ापे में आहें भरना। ये सब कड़वी ही सही लेकिन हकीकत थी। और रामा के बारे में सोचते ही उसने अपनी नींद गंवा ली थी और वो अपनी बात बताए बगैर ही पलट आई थी। और यहाँ पे ये सीन हो चुका है खत्म। ये बात नॉवेल में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत हार जाती है और खाला जीत जाती हैं, या फिर मोहब्बत हार जाती है और फूफा जीत जाती है। और वो कजन जिसे आप पूरी जिंदगी भाई कहते आते हैं, उसी कजन के घर आप बर्तन धो रहे होते हैं और फिर भाई की जगह वो आपके अम्मा के जमाई बन जाते हैं। खैर, ये है सैड रियलिटी यहाँ की। और इस लाइन को पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसी सैड रियलिटीज बल्कि रियल लाइफ में याद आ गई हैं। कभी वक्त मिला तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। खैर, सीन हो चुका है यहाँ पे खत्म। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। किताबों वाले वाक़े को बमुश्किल चंद दिन ही गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए अभी जा ही रही थी कि उसके करीब से गुजरती एक लड़की ने उसे रोक लिया और कहा, हाय, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिए? वही अजीम आदत पाकिस्तानी लड़कियों की, तारीफ पर फूल जाना। तो वो भी झट फूल सी गई और भूल ही गई अपने स्टोर से जहां मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहन कर देख लूं। मैं भी आऊंगी ना तुम्हारे स्टोर से लेने। और अमराहा पाकिस्तानी लड़कियों की तरह बड़ा दिल करते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने के बजाय उससे झट उठाया और ये जा और वो जा। और अमराहा तो उसे पुकारती रह गई, ओ भाई बात सुनो, ओए मेरा जूता, जूता तो वापस कर जाओ, अरे। और अमराहा हैरत ज़दा सी आवाजें ही देती रह गई, लेकिन ना तो वो रुकी और ना ही वो पलटी। लेकिन भाई रुक रुक कर चलता कोई और उसके पास आ रहा था। कौन? अरे बूझिए ना कौन। ऑफ कोर्स कॉरल। और कौन? उसके हाथ में उसका गुलाबी जूता था और वो कहने लगा, ये आज के दिन के लिए ना मेरे पास रहेगा और मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहरा कर वो चला गया। और हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊंगा, तो भले से वो तफसीलात दे देता, होना तो यही था। और उसे शदीद खुद पे गुस्सा आया और उसने कहा कि उफ। उसने आसपास देखा और बामुश्किल एक जूते से चलती हुई बेंच पर जाकर बैठ गई और शर्मिंदगी सी ही शर्मिंदगी थी कोई। ये कॉरल तो उसकी जान को आ चुका था, उसे तो उसने सही रज के तंग कर रखा था। अब एक जूते के साथ भला वो अंदर जा सकती थी और ना ही वो बाहर जा सकती थी। उसने वहां बैठे बैठे वेरा को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था और वो क्लास में जा चुकी होगी, उसने यही सोचा। एनन को कॉल की, उसका भी नंबर बंद था और सर्दी के दिन थे और जमीन पर पैर रखने के लिए जुर्रत चाहिए होती थी और फिर यूं लंगड़ा कर चलना। बेचारी वो उठी और उसने सोचा कि दूसरा जूता भी अब मैं उतार देती हूँ और सिर्फ जुराबों के साथ चलती हूँ। और बस स्टॉप तक वो आ गई और क्या करना था उसने। और जनाब कॉरल साहब उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था इस हालत में। और बस थी कि वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस तरह सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पैर बर्फ पर बेचारी वो खड़ी हुई थी। और दूसरा कॉरल बेरहम इंसान जूता हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ था, जबकि जूता तो पाँव में होना चाहिए था, और वो भी अमराहा के। और उसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कॉरल को देखा और उसके तो जी में आया कि हाँ बस अब इसे कातला बन ही जाना चाहिए। और अब तो उस पे इस कॉरल का कत्ल फर्ज हो चुका है। अगर अब भी वो नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी। और कॉरल का खून तो अब उस पर जायज था। उसे सारी जिंदगी इतनी कोफ्त और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनिवर्सिटी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े रहने से हो रही थी। और तेजी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी गर्दनें मोड़ मोड़ कर उसे देखना भी भूल नहीं रहे थे। और इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी
कि उसे अपना आप एक जोकर ही लग रहा था, और साथ साथ सब उसे देखकर हंस भी रहे थे। यानी कॉरल ने तो भाई कसम खा ली थी कि उसने जो आलियान के साथ किया है तो अब उसकी जिंदगी में तो मुश्किलात और उसकी जिंदगी को अजीरन तो उसने करना ही करना है। खैर वो घर आ गई, उसने जूता भी डील कर लिया और बेचारी की यहाँ एक और क्लास लग गई। अब वो जब घर आई तो लेडी मेहर ने उसे देखा तो कहने लगी कि क्यों आ गई हो इतनी जल्दी। वो मेरा जूता, और गुस्से की शिद्दत से बस वो इतना ही कह सकी। हाँ क्या हुआ, जूते को क्या टूट गया है? एक मनहूस इंसान है यूनिवर्सिटी में, वो ले गया मेरा जूता। अरे वो चील कौवा है क्या? और वो हंसती, और जवाबन उसने कहा नहीं वो डाइन है। डाइन तो फीमेल नहीं होती अमराहा, वो मेल डाइन है ना। वो उन्हें बताना चाहती थी यही कि वो जो उसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बाइस बना है ये वही शख्स है, और ये बात वो अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये सब कॉरल ही की वजह से हुआ है। और अपने किए का इल्जाम वेरा और कॉरल पर वो डाल दिया करती थी, जबकि वेरा और कॉरल से ज्यादा तो वो खुद कसूरवार थी। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी आई तो उसकी पहली क्लास तो भाई जा चुकी थी, और बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा ही रही थी कि बंदर की तरह कलाबाजियां लगाता वो उसके सामने आ गया और कहने लगा, ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी झालर से बन गई थी। अब इस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि उसकी इब्तदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए तो हरगिज नहीं, और ये तो मुमकिन ही नहीं था। वैसे अच्छा जूता तो था लेकिन ज्यादा कीमती नहीं था, तुम ऐसा करो मार्केट से ना नया ले लो। और वो तेजी से उससे आगे आगे चलने लगी, वरना आज उससे कातला बनने से तो कोई नहीं रोक सकेगा। उसने खुद पे कंट्रोल किया और वो चल पड़ी। अच्छा सुनो, तुम अब तक कहाँ थी अमराहा दी मेंढकी? टर टर टर, मैं कब से हूँ इस यूनिवर्सिटी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए ना वो सब साल, बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे। लेकिन खैर अब तो तुम यहाँ ही हो ना, मुझे वक्त को जमा और ज़र्ब देना आता है। और देखो तुम्हारी जितनी भी दोस्तें हैं ना और बहनें हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि एशिया में बहुत बड़े बड़े खानदान होते हैं, यानी जो तुम्हारी 6, 7, 8 बल्कि 10 बहनें हैं ना, हाँ जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी तुम मैनचेस्टर बुला लो ना इसी यूनिवर्सिटी में। मैं कुछ भी करके ना फंड्स इकट्ठे कर दूंगा तुम्हें, ताकि तुम आसानी से उन्हें यहाँ ला सको। लेकिन हाँ बराए मेहरबानी तुम अपनी जैसी एक कार्बन कॉपी को भी ना यहाँ ले आओ। और कॉरल साहब तो उसके साथ चलते हुए ऐसे मजे से बातें कर रहे थे जैसे वो तो उसका बेहतरीन दोस्त है और उसकी जिंदगी को उसी ने तो जन्नत बना रखा है। और अब अमराहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कॉरल को ताड़ा, और कॉरल भी रुक गया और बहुत मजे से अमराहा को देखने लगा और फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज में काम करती रही हो क्या? ये देखो मेरी खाल जलकर फट रही है। और अमराहा ने कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक तेज कर दिया, और कॉरल का कहकहा उसकी पुश्त पर देर तक फजा में मुंतशिर रहा। फिर घर वापसी पर बस में बैठकर उसने ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे इन दांतों तरह कॉरल की गर्दन हो। ओह तू क्या सोच रही थी वो? और फिर वो सोचने लगी काश मैं भी कॉरल जैसी होती या वेरा जैसी, और फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती तो मजा ही आ जाता। और फिर कहने लगी, अल्लाह जी मेरे भी जहन में कोई तरकीब डाल ही देना कि इस कॉरल फॉल शॉल को ही सब कुछ अता किया हुआ है आपने। वो सोचने लगी कि उस दिन जब कॉरल ने आलियान से मुतल्लिक उसे धमकी दी थी कि अगर आलियान वापस ना आया तो वो उसे यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि दुनिया से गायब कर देगा, तो वो धमकी देने के बाद वो खुद भी तो गायब हो गया था ना। शायद वो इन दिनों आलियान को ही ढूंढता रहा होगा, और जब आलियान वापस आ गया तो फिर दोबारा अमराहा से उसका टकराव भी नहीं हुआ था। लेकिन न जाने वो कैसी मनहूस खड़ी थी कि लाइब्रेरी में उसने उसे किताबें ही दे मारी थी, यानी कि सारी मुसीबतों को खुद ही तो उसने दावत दी थी, तो अब गिला क्या करती। वैसे भी कॉरल के बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद नहीं आया करती थी और ना ही उससे खाना खाया जाता था। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल भी चैन से रहने नहीं देते थे।
یہ اسپرنگ اس قدر کارآمد تھے کہ 10 قدم انسانوں کی طرح چلنے کے بعد وہ 11ویں قدم پر چھلانگ یا پھر چھلانگ نما چال ضرور اپنا لیتا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں اچک لینا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام تھا، یعنی 2 ہاتھوں سے برگر پکڑے منہ کھولے کھانے والا ایک بڑی سی مزیدار سی بائٹ لینے کے چکروں میں ہے، اور جب وہ کترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ برگر تو ہاتھ میں رہا ہی نہیں، اور اینی شاہدین برگر شکار کی طرف ہنس کر دیکھتے ہیں اور اشارے سے بتاتے ہیں کہ وہ کورل۔ اب برگر شکار کورل کو بامشکل ڈھونڈتا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے شرم دلاتا ہے، تو الٹا کورل اسے انتظامیہ کے پاس جانے کی دھمکی دیتا ہے کہ آخر ایک بزنس اسٹوڈنٹ پر ایسا گھٹیا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے اور آخر کیسے۔ اور پھر جب رات کو ویرا آئی تو اسے بھی ساری بات پتہ چل گئی اور وہ اپنی ہنسی ہی دباتی رہ گئی اور اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل اس کے آگے کیا اور وہاں اس کی بس سٹاپ پر ننگے پیروں کھڑی ہوئی تصویریں تھیں اور عنوان کچھ ایسے تھا، مینچسٹر میں 100 سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے پر دور جدید کی نینسل منڈیلی کا ننگے پیروں احتجاج۔ اور ویرا کارپٹ پر پیٹ پکڑے افغان بلی کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی، اور تھپڑ کھانے کے بعد آج وہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور ایسے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور امراہ تو ویرا کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ ویرا نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے سوچا کہ شاید واقعی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے، کیونکہ کورل بھی تو پہلے جیسا ہو گیا، وہ اسی طرح سے شرارتیں کرنے لگ گیا ہے، تو کیا آلیان بھی شاید پہلے جیسا ہی ہو جائے گا۔ امراہ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی اور بس بیٹھی ہی رہ گئی۔ کورل نے تو آدھی یونیورسٹی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اس کی تصویر پر ٹیگ کر دیا تھا۔ اب امراہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آدھی یونیورسٹی کے خیالات اس نادر و نایاب تصویر کے نیچے پڑھتی، کامنٹس پڑھتی، اور اپنی ایسی مضحکہ خیز تصویر دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا اور ویرا کو دیکھ کر تو اسے ہنسی بھی آ رہی تھی، ویرا کے ہنسنے کے انداز پہ۔ ویرا تو جیسے پاگل ہی ہوئی جا رہی تھی، وہ زندگی سے بھرپور غبارے چھوڑ اور پھوڑ رہی تھی۔ چینی پریڈ کے بعد سے امراہ ویسے مسکرا نہیں سکی تھی اور اسے یقین تھا کہ اب وہ تا عمر نہیں ہنس سکے گی، لیکن ویرا کی ہنسی جیسے اسے اشارے دے رہی تھی کہ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا پیاری، ایک دن تو آخر سب کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر اپنی ہنسی کی چھکڑ ریل کو بامشکل روکتے ہوئے ویرا بولی، تم جانتی ہو مینچسٹر نے تمہیں کیا تحفہ دی ہے؟ کورل، تمہیں نا کورل سے نوازا گیا اور خوش قسمت ہو تم۔ اور کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے امراہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اب اسے یہ ہوا نرم لگی تھی، سرگوشیاں کرتی ہوئی اس کے دل کو تھوڑا سا قرار سا آیا اور سکون کی ایک لہر اٹھی، بس یہ سوچ کر کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ویرا اس سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہنے لگی، ویسے مینچسٹر یونیورسٹی میں تعلیمی دورانیے سے متعلق جو ڈائریز ہم لکھ رہے ہیں نا امراہ، وہ سب تو ایک طرف ہوں گی، لیکن جو یادیں تمہاری اسٹوڈنٹ لائبریری میں رقم ہوں گی نا، وہ تو نوبل پرائز وننگ ہی ہوں گی۔ تم اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسا ہنسا کر مار ڈالو گی، ہر طرح کی یادوں سے تم مالا مال ہو چکی ہوگی نا۔ اسے کتنی خوش قسمت ہو نا تم، مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہو کہ آؤ مجھے ستاؤ اور مجھے رلاؤ۔ اور کورل تو کوئی چانس جانے ہی نہیں دیتا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کورل سب کرتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کتنی رنگینیاں آ گئی ہیں نا، اور زندگی کتنی خوبصورت ہونے لگی ہے۔ اور ہنستے ہنستے ویرا کو پھندا لگ گیا تو امراہ نے جھک کر اس کی کمر میں زوردار کھونسا مارا، اور ویرا منہ کھول کر حیرت اسے دیکھنے لگی کہ بھائی کیوں مارا، اور وہ بھی اتنی زور سے۔ اور امراہ اب رونا شروع نہیں کرتی تھی، بلکہ اب وہ ہنس رہی تھی اور کہنے لگی، ہاں تو کچھ تو تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے نا، میں تمہارے پوتے پوتیوں کو اب بور ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ امراہ نے معصومیت سے کہا، ویرا نے اس کے بال مٹھیوں میں بھر لیا اور اس کے سر کو جھٹکے دینے لگی، اور یہی کام پھر امراہ نے بھی کیا، اور دونوں کارپٹ پر لوٹ پوٹ گتھم گتھا ہو گئی تھی۔ امراہ، میرے پوتے پوتیاں نا بور نہیں ہوں گے، میں انہیں تمہارے قصے سنا سنا کے اور ہنسا ہنسا کر نا خوش گفتار گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کر لوں گی۔
और वो हर वक्त मेरे साथ चिपके रहेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज इस अमराहा दी लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना, जो लाहौर वालों को छोड़कर मैनचेस्टर वालों को सताने आई थी। और फिर जवाबन अमराहा से देखते हुए कहने लगी, हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे किस्से सुनाया करूंगी ना जिंजर बॉल, फिक्र ना करो तुम भी। और साथ ही होता है ये सीन भी खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमराहा अपने दादा से बात कर रही होती है और दादा उससे पूछते हैं, मैनचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया या किफायत कर रही हो? और एक बार नहीं, दादा बहुत बार उससे पूछ चुके थे ये बात। और कहने लगी, नहीं मैं तो थक जाती हूँ, मुश्किल होगी है ना जिंदगी यहाँ। क्या मुश्किल है? बहुत कुछ मुश्किल हो गया है। वो दादा को बता ना सकी कि क्या मुश्किल है। और उसके दादा तक को साई के बारे में पता था और वो कहने लगे, हाँ तो अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई तो है ना, जाके उसे बता दो। और अमराहा उन्हें देखकर कहने लगी, आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते कितने भी करीबी हों उनसे सब नहीं कहा जा सकता ना। और दादा ठीक ही तो कह रहे थे, आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही तो गई थी और दादा को तो वो नहीं बता सकी थी। कितनी अच्छी तरह से दादा इतनी दूर बैठे भी उसे जान गए थे ना। और फिर दादा उसे बताने लगे, तुम्हारी अम्मा और दादी ना दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं शादी बहुत धूमधाम से होगी और कहते हैं कि अभी तुम लोगों के हालात भी ठीक नहीं है। अरे ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मा से कि पूछो अपने भाई से, हम क्या भूखे मर रहे हैं? अरे आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है ना। अभी हमारे बिजनेस को इतना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वाजिद का स्टोर भी अब ठीक हो रहा है और वो तुम्हारा दिए हुए कर्ज को भी जमा कर रहा है। खानदान की एक तकरीब में उसने किसी से कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा और तुम्हारे मामू को इस बात की खबर होगी और वो तब से यही कहने लगे कि अभी शादी नहीं करनी। तो बाबा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का तो यही कहना है कि उसके पास जाया करने के लिए फजूल पैसे ही नहीं है। पहले की बात और थी, लेकिन अब कुछ जमा था वो सब कारोबार में लग गया है। वाजिद ने बुरा वक्त देखा है बेटा, किसी ने उस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। अरे खानदान में किसी ने कर्ज के नाम पर चंद हजार रुपए भी नहीं दिए। वाजिद तो बहुत बददिल सा हो गया इन सब से और मुश्किल है कि ये मंगनी भी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए और होती रहेगी शादी साल 2 साल में। अमराहा वाजिद कह रहा था कि उसका वही सिक्का उसके काम आया जिसे उसने और खानदान वालों ने खोटा समझ लिया है। बेटा बहुत याद करता है वो तुम्हें और बार बार मेरे पास आता है और कहता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। और दादा की ये बातें सुनने के बाद तो अमराहा की आंखें ही नम हो गई। तो बाबा को एहसास हो गया। और दानिया क्या कहती है दादा? अरे भाई उसने क्या कहना था, साफ कह दिया उसने कि मर जाऊंगी लेकिन किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहां पढ़ो भी काम भी करो। अरे क्या जरूरत है इतने वबाल पालने की? मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का? वो या तो फोन पे लगी रहती है या फिर सोई रहती है। इतनी आरामदेह जिंदगी छोड़ने की भला उसे क्या जरूरत है बेटा? लेकिन आरामदेह जिंदगी तो अमराहा की भी थी। अरे जिंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के काम में मसरूफ रहना और अमल के काम में मसरूफ रहना। इतनी सी जिंदगी में इंसान के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि वो जाया करता फिरे सो कर या फिर रो कर या फिर मौज मस्ती में। और ये बात अमराहा को बहुत देर से समझ आई थी कि जिंदगी की रूह काम है। और अब जिंदगी अमराहा को भी आरामदेह लगती थी। ये जिंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए ही तो अता की गई है। खैर इकट्ठा करने के लिए उसे खेल तमाशे की नजर तो नहीं किया जा सकता ना। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो उसमें तो बदबू आने लगती है ना। तो इंसान कैसे ठहर सकता है?
پانی بھی ٹھہر جائے تو کیچڑ میں بدل جاتا ہے، تو انسان کیوں کر خود کو ٹھہرا کر برباد کر دے؟ ارے کائنات کی ہر شے ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت حرکت رہے گی، تو انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہے، نہ بلکہ سراسر منافی۔ ہر ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دادا نے پھر سے اس سے کہا، ہنستی رہا کرو امرہا، تمہاری خاموشیاں اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ اور دادا تو اس کی خاموشی کی زبان کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اور دادا سمجھ گئے تھے۔ دادا کو بس اس کی ایک ہی فکر رہتی تھی کہ کہیں وہ کھو نہ جائے، کہیں ان ذمہ داریوں میں وہ خود کو بھول نہ جائے، اپنی مسکراہٹ کو کھو نہ دے۔ اور پھر امرہا نے دادا کو ہنس کر دکھایا۔ اور ٹھیک اسی وقت کورل اس کے قریب سے استہزائیہ ہنس کے گزرا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بھائی بہت ہنسی آ رہی ہے، ابھی تمہاری یہ ہنسی بھی میں غائب کر دیتا ہوں، میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور امرہا کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، اور اس نے دادا کو خدا حافظ کہا اور سائی کے پاس آئی۔ اور جوتے والے قصے کے بعد اس نے لاکھ ذہن لڑایا، لیکن کورل کو مزہ چکھانے کی کوئی ایک ترکیب بھی وہ سوچ نہیں سکی تھی، اور اس کا سولوشن لینے کے لیے وہ آتی ہے سائی کے پاس اور اسے کہتی ہے، مجھے نہ کوئی مشورہ دو۔ اور سائی کو ساری بات سنا کر اس نے مشورہ مانگا۔ تھوڑا بہت بدلہ تو جم سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سائی ہنسنے لگا، جسے ہنستے ہوئے تم بالکل میرے دادا جی جیسے لگتے ہو۔ امرہا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا تمہارے دادا میرے جیسے جوان ہے یا میں ان جتنا بوڑھا ہوں؟ ارے ہنستے ہوئے تم ان جیسے معصوم اور سادہ لگتے ہو، عمروں میں کیا رکھا ہے؟ مسکرا کر پھر اس نے ہونٹ سکیڑے، اور وہ سائی کے مشورے کے بارے میں اب سوچ رہی تھی، آخر اسے جم کا خیال کیوں نہیں آیا؟ گو اینٹ کا جواب پتھر تو ہرگز نہیں تھا، لیکن اینٹ کا جواب کچھ تو تھا، وہ بھی صرف 5 پاؤنڈ میں۔ اس سے پہلے کہ امرہا جم کے پاس جائے، ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں کہ جم کی ہسٹری آخر ہے کیا۔ تو جم کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ وہ اکثر کلاس میں اونگتا ہوا پایا جاتا ہے، نیند سوار رہتی ہے۔ اب پوری یونیورسٹی میں تو وہ اکیلا نہیں تھا نا جو یہ کرتا تھا، کم و بیش یونیورسٹی کا ایک ایک اسٹوڈنٹ اپنے پورے تعلیمی سال میں 40 سے 50 بار اس عظیم سانحے سے ضرور گزرتا تھا۔ اور یہ سانحہ کیا ہے؟ اونگنا، یعنی کہ آنکھ کا لگ جانا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جانا، اور اس تھوڑے ڈیوریشن میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ کچھ اس سانحے سے زیادہ گزرتے ہیں، کچھ کم، لیکن فیضیاب سبھی ہوتے ہیں۔ کچھ کلاس میں اونگتے پائے جاتے ہیں، کچھ ہر جگہ، اور بہت سے کسی بھی جگہ، مطلب کسی بھی جگہ، سمجھ جائیں بس۔ یعنی کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جب کھلی تو پتا چلا کہ آپ تو بہت آگے چلے گئے اور آپ کا سٹاپ نکل گیا۔ جلدی سے آپ نے بس بدلی، ایک نئی بس میں بیٹھے اور پھر سے آپ کی آنکھ لگ گئی، اور پھر پتا چلا کہ اوف میں تو بہت پیچھے آ گیا، اور پہلا لیکچر بھائی گیا، اور پتا چلتا ہے کہ جولی کافی لینے جاتی ہے اور جولی واپس ہی نہیں آتی۔ جولی کے کافی مگ جو بعد ازاں ایک ہوش مند رحم دل اسٹوڈنٹ نے صرف اس خیال سے اٹھا لیے ہیں کہ کافی ٹھنڈی ہو کر بیکار ہو جائے گی، اور جولی کو سوتے سے اٹھا دینا تو بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے نا، بیچاری سو ہی تو رہی ہے نا، اور سوتے ہوئے کتنی پیاری بھی تو لگ رہی ہے۔ خیر، جولی کینٹین کاؤنٹر پر سر رکھ کے اونگ رہی ہے، اور کاؤنٹر مین اس پر پانی کے چھینٹے بھی مار چکا ہے، لیکن جولی بدستور اونگ ہی رہی ہے۔ اور کاؤنٹر کی طرف آتے کسی مہربان نے اس کے کھلے منہ کی تصویر لے کر ٹیب بھیج بھی دی ہے۔ یعنی یونیورسٹی کے باغوں میں، درختوں تلے، کلاس کے دوران، کوریڈور میں، باتھ رومز میں، واش رومز میں، ٹیوب، بارز، کیفے، ریسٹورانٹ، لائبریری میں تو خاص کر، اور کینٹین میں تو ضرور، کون تھا جو منہ کھول کر اونگتا پایا نہیں جاتا تھا؟ اور ایگزامز کے دنوں میں تو ٹیبل اور کرسیوں کے نیچے بھی، اور تو اور کوڑے دان کی آڑ میں چھپ کر بھی لوگ اپنی نیند پوری کر لیتے تھے، اور ان کی نیند کا فائدہ کون اٹھاتا تھا؟ آتے ہیں اس بات کی طرف بھی۔ جب بھی کوئی اس اونگ سے
محفوظ نہیں تھا تو سزا صرف ایک جم کو ہی کیوں؟ اور وہ تو تھا بھی دوسری قسم والوں میں سے۔ پہلی قسم تو وہ ہوتی ہے نا جو آنکھیں بند کر کے قدرتی سو جاتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو آنکھیں کھول کر خود پر جبر کر کے اور غیر قدرتی اونگ لیتے ہیں۔ اور دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے تعلیمی ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا خطاب پانے کے لیے آنکھیں بند نہیں کرتے بلکہ وہ کھول کر ہی سوئے رہتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا بھی ممکن ہے۔ آنکھیں کھول کر سونا، اکثر آپ نے لیکچرز میں آنکھیں کھولی ہوتی ہیں اور آپ اندر سے سو رہے ہوتے ہیں اور آنکھ سے پھاڑ پھاڑ کے سر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سر آپ سے اچانک کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو آپ کا دماغ تو کہیں اور ہوتا ہے اور آپ تو سر کو بس گھوری جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد سر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا جاتا ہے اور پھر آپ کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے اور آپ اونگتے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا، اور پھر پوری کلاس آپ پر ہنستی ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی میں۔ اب اس سب میں جم کا کیا رول ہے اور جم کس طرح سے امرہا کی مدد کرنے والا ہے کورل کو مزہ چکھانے میں، اور اب کورل کیسے خود کو بچائے گا امرہا سے، کیونکہ اس مشرقی لڑکی نے اب ٹھان لی ہے کہ اس پہ کورل کا قتل تو ہو چکا ہے واجب۔ کیا کرے گی وہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنے والی ہے وہ؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔